1963 में जब पहली बार भोजपुरी फिल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद से ही लगातार जो भोजपुरी फिल्म का क्रेज़ है वो युवाओं में बढ़ता हुआ नज़र आया। और उसके बाद जो लगातार भोजपुरी फिल्म ने लगातार बड़े बड़े स्टार्स दिए हैं, एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है सुनील दत्त पांडे। तो सुनील दत्त पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, वैसे तो आपका परिचय जो है वो बहुत बड़ा है, और लेकिन मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि छोटा सा जो अपना परिचय है वो दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी मीडिया को और अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम कहना चाहता हूँ। आप हैं तो हम जैसे कलाकार हैं। अब आपने मेरा परिचय पूछा, तो परिचय मेरा यही है कि मैंने अपनी लाइफ में दो ही चीज़ों पे हमेशा काम किया, जिसमें मेरा शौक़ था और दूसरा मैंने अपने ड्रीम पे। तो मैं सबसे पहले अपनी शौक़ की बात करूं अगर, तो मैं सबसे पहले मैं फ़ौज में गया और मैंने वहां 17 साल नौकरी किया। उस 17 साल के बीच का जो मेरा अचीवमेंट है वो ये है कि मैंने वहां पे हवाई जहाज़ से पैराशूट से 49 जंप किए। उसके बाद से मैं एक बहुत बड़ा जादूगर रहा, वहाँ पे स्टेज शो किया करता था जादू का। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छा एथलीट था। वहाँ से रिटायर होने के बाद मैं लखनऊ आया और टाटा मोटर्स, जिसका पहले नाम था टेल्को, तो मैंने वहाँ पे नौकरी किया और वहाँ पे करीब मैंने 21 साल नौकरी किया। उस नौकरी के दौरान भी मुझे बहुत कुछ चीज़ें मैंने अलग हटके भी की, चूँकि मेरी आदत में है। तो 21 साल जब मैंने नौकरी वहाँ कर ली, वहाँ से नौकरी करने के बाद फिर मैं अपने ड्रीम पे काम करने चला और मैं फिल्म लाइन में चला गया। जो पहली जो आपने फिल्म की थी सर, वो कौन सी की थी? देखिए, जो सबसे पहले मैंने फिल्म की थी, चूँकि मैं बहुत भाग दौड़ कर रहा था, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें मिली मुझे जो कि फिल्म थी ही नहीं। लेकिन सही मायने में अगर कहा जाए तो मेरी पहली फिल्म थी रवि किशन जी के साथ में, जिसका नाम है हम हैं जोड़ी नंबर 1। उसमें मैंने मेन विलेन के फादर का कैरेक्टर निभाया। उस फिल्म में मुझे जो काम मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत समीर रिजवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ही ये फिल्म मुझे दिलाई थी, डायरेक्टर समीर रिजवी जी। तो उनको भी मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। तो मेरी पहली फिल्म जो थी वो मेरी थी रवि किशन के साथ में हम हैं जोड़ी नंबर 1। जो जैसे कि जो भोजपुरी फिल्म्स में सर, उस पर लगातार ये आरोप लगता रहता है कि वो अश्लीलता पे ज़्यादा फोकस करते हैं सर, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक तो आपकी बात सही है, क्योंकि कुछ गाने एक्चुअल में फिल्म के गाने नहीं थे, वो गाने थे होते थे अश्लील, जो क्या कहेंगे उसको, एल्बम गाने। तो एल्बम गाने कहीं बज रहे हैं तो लोगों को लगता था कि ये गाना फिल्म में होगा और अश्लील होगा। तो कुछ सहमत हूँ आपसे इस बात से। लेकिन आज के दौर में, आज से 4 साल 5 साल की बात कहना चाहूँगा पीछे से, और अब जो दौर आया है तो सैटेलाइट पे फिल्में बिक रही हैं, और जो दर्शक अब जो फिल्में छोड़ चुके थे, घर में बैठ गए थे, वो दर्शक उन तक फिल्में पहुंच रही हैं। तो अब जो फिल्में बन रही हैं वो तकरीबन फिल्में बहुत ही बेहतरीन बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं। और मैं जितनी फिल्में अभी कर रहा हूँ, सारी फिल्में एक से बढ़ के एक और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। जैसे कि जो पूर्वांचल में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, भोजपुरी फिल्मों का जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, उसके अलावा जो आप इनका इस फिल्म इंडस्ट्री का जो क्रेज़ देखते हैं वो कहाँ कहाँ तक देखते हैं? देखिए, क्रेज़ तो है ही है, और भोजपुरी फिल्मों का क्या, फिल्म का तो एक चमक दमक है ना। तो लोग अपने सपने लेके जाते हैं बॉम्बे, मैं भी गया था अपने सपने लेके जी। तो चमक तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर्दे की जो चमक दमक है वो तो है ही है, और हर घर से एक आदमी चाहता है हीरो बनना,
और अगर किसी घर में 80 साल 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी है, उसको बता दे कि देखिए आप टीवी पे आने वाले हैं, तो देखिए वो तुरंत किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जो मैं एक ऐसी चीज़ आपके बारे में पता चली, जो आप सिर पे ये बंदाना बांधे हुए हैं, इसका जो एक राज है, गहरा राज है, वो आप हमारे सामने हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। हाँ, ये जो मैंने जो बंधाना अपने सर पे मैंने बांधा हुआ है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शौक से बांधा हुआ है। जब मैं फिल्म लाइन में गया तो मुझे ये मालूम था कि ये जो मेरा टारगेट है बहुत ही कठिन टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मालूम है कि इंटर में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, आपको बीटेक करना है, डॉक्टर बनना है तो आपको मालूम है कि बायो होना चाहिए और एमबीबीएस करना। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है और अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, खुद गड्ढा खोदना पड़ता है, खुद पानी पीना पड़ता है। तो इस बंधाने की बात करते हैं आप, या इस टोपी की बात करते हैं, तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं या कुछ करते हैं तो क्या होता है कि बीच बीच में आप देखते होंगे लिखा रहता है कि कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, घर में बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा की स्पीड में ना चलें। तो कहीं ना कहीं एक हमें कोई रोकने वाला होता है। लेकिन मैं जब बॉम्बे जाने लगा तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, टोकने वाला कोई नहीं था, मेरा गार्जियन कोई नहीं था कि मैं अपना काम सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी मेहनत में कमी है। तो मैंने इस टोपी को अपने सर पे लगाया और मैंने ये सोचा कि ये टोपी नहीं है, ये एक कफन है, ये एक मेरा कफन है और मैं हमेशा इसको पहन के रखूँगा। और मेरा टारगेट था 3 साल का कि मैं 3 साल के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ, 3 साल बिल्कुल समाधि लगा के अपने काम को करूँगा। और ये मैं पहन के सोता भी था 24 घंटे, सिर्फ ये मैं नहाते समय निकालता था। और कई बार ऐसा होता था कि मान लीजिए मैं थोड़ा ढीला पड़ गया तो ये मुझे याद दिलाता था, भाई ढीले मत पड़ो, पांडे सुनील दत्त पांडे जी भाग दौड़ करिए। तो ये इसलिए मैंने लगाया था और मैंने सफलता भी हासिल की। मैंने कम से कम 50 से ऊपर फिल्में मैं कर चुका हूँ, 50 से 60 फिल्में कर चुका हूँ। और मेरा जो टारगेट था वो भी मैंने अपना तकरीबन अचीव कर लिया। लेकिन अब ये मैंने जो पहना हुआ है तो मेरा कुछ दूसरा टारगेट है, इसलिए मैंने इसको उतारा नहीं। लेकिन हाँ, अब ये उतनी शिद्दत से नहीं पहनता हूँ जिस टारगेट के लिए पहन रखा है। तो समय आने पे फिर इसको भी उतार दूंगा और कभी कभी शौकिया पहनूंगा। तो जो आपने टारगेट के लिए जो पहन रखा है, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ? टारगेट के बारे में देखिए, बताने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे मेरा टारगेट था फिल्म इंडस्ट्री में आना और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया और मैं सक्सेस भी हो गया। तो अब लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि फिर दोबारा कभी जब आप इंटरव्यू लेने आएंगे तो आप मेरे दूसरे टारगेट के बारे में जानेंगे और आप उसका इंटरव्यू लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा कि उन्होंने अभी इंटरव्यू में ये बताने से मना कर दिया कि जो इनका टारगेट है वो क्या है, लेकिन और जो तमाम चीज़ें उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से जो आज के युवा हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है फिल्म इंडस्ट्री में जाने की, या सही तरीका उनको नहीं पता है किस तरीके से वो फिल्मों में जाएं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने ये सवाल जो पूछा है ये सवाल जो पूछा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि इस सवाल के बारे में मैं भी अच्छी तरह समझता नहीं था। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में गया, अब आज 7 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया। देखिए, सबसे पहले मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप पढ़ाई लिखाई करें। आपको पढ़ाई लिखाई करना, आप कुछ भी करिए लेकिन पहले आप पढ़ाई लिखाई करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को मजबूत करिए, अपना बैकअप सही बनाइए। क्योंकि जो आप पर्दे पे देखते हैं वो चमक दमक है। तो आप पहले अपने आप को स्टैंड कर लीजिए, उसके बाद से आप बॉम्बे जाएं और वहाँ जाके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करें। तो जैसा कि ये एक जो बड़ा क्वेश्चन है जो तमाम जो जनता है वो पूछती है, जो तमाम जो युवा हैं वो कहते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी मुंबई में है, बॉलीवुड भी मुंबई में है, और अक्सर जो भोजपुरी है वो बिहार से मानी जाती है, ताल्लुक़ रखती है। तो बिहार में, पटना में क्यों नहीं है ये इंडस्ट्री? तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो बॉम्बे है, मान लीजिए एक व्यक्ति फिल्म बनाने चलता है तो उसको फिल्म में हज़ारों किस्म के लोग होते हैं, हज़ारों किस्म के काम होते हैं, तो वो कहाँ सबको ढूंढता फिरेगा। तो इसीलिए एक मंडी होती है, जैसे सब्जी मंडी होती है, तो वहाँ जाएंगे आपको वैरायटीज़ की सारी सब्जियाँ मिलेंगी। अगर कहीं कुछ रखा तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। इसीलिए फिल्म चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे अन्य
किसी उसकी हो, तो कलाकार को बॉम्बे में रहना ही पड़ता है और वहीं जाके जो बंदा फिल्म बनाने वाला वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाके डायरेक्टर को हायर करता है। उसके बाद से डायरेक्टर जो है वहीं सबको फ़ोन करता है, बुलाता है, बात करता है और फिल्म की तैयारी होती है, तो वहाँ तो रहना ही पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे जब आप इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे तो उस टाइम पे आपको क्या क्या जो दिक्कतें थी, जो आमतौर पे कहा जाता है बहुत कठिन है वहाँ पे अपने आप को स्थापित करना और अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करना, तो जो ब्रेक मिलता है उसमें कितनी आपको कठिनाई आई? कठिनाई तो देखिए मैं ये कहूँगा कि डिपेंड करता है कि बंदा जो गया है वो किस तरीके का और कितनी मेहनत कर रहा है। मेरी मेहनत के बारे में मैं जानता हूँ और मैं लगभग 60 साल की कुछ कम उम्र से गया हूँ, करीब मैं 58 साल की उम्र में गया और अकेला गया, तो आप समझ सकते हैं वहाँ रहना, खाना पीना, सारी चीज़ें कितनी दिक्कत। तो जो स्ट्रगल है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया। तो मैंने जो स्ट्रगल किया वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। शायद उसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में मैंने इतनी फिल्में की। तो आपने जो भोजपुरी फिल्मों के अलावा भी आपने हिंदी फिल्में भी आपने जो की हैं, तो उनके बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ? देखिए मैंने स्टार्टिंग तो हिंदी फिल्मों से ही किया। मेरी शुरुआत जो है हिंदी फिल्मों से ही थी और उस समय मैं सर्विस पे भी था बिल्कुल। और मैंने हिंदी फिल्में की, आपका जो है 1.5 इश्किया किया मैंने, जिसमें नसरुद्दीन शाह जी, अरशद वारसी, माधुरी दीक्षित, उसमें मैंने नवाब का कैरेक्टर किया। तो उसके बाद से मैंने यंगिस्तान किया, जान निसार किया मैंने। तो ये फिल्में जब मैं कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मेरी मंजिल जो है बॉम्बे है, क्योंकि यहाँ जो मैं काम कर रहा था वो उतने बड़े वो कैरेक्टर नहीं मिल रहे थे और मुझे लग रहा था कि यहाँ मिलेंगे भी नहीं। तो मैं बॉम्बे गया और जाके वहाँ मैंने मेहनत की और आज मैं भोजपुरी का पिताजी कहा जाता हूँ, पापा कहा जाता हूँ, डैडी कहा जाता हूँ, बापूजी कहा जाता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन हीरो और हीरोइन और विलन इनके फादर का कैरेक्टर करता हूँ। 90% मैं हीरो के फादर का ही, हीरो हीरोइन और विलन के फादर का कैरेक्टर करता हूँ। जैसा कि आपने अभी हमारे साथ ऑफ कैमरा जब बातचीत हो रही थी तो उसमें आपने बताया था कि आपको एक साउथ की फिल्म में जो हीरो का जो रोल है वो अक्सर जैसे बॉलीवुड में नहीं मिलता है इस एज में, लेकिन साउथ में वो चीज़ मिल जाती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी फिल्म? देखिए मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर जेम्स पार्कर जी हैं, डायरेक्टर जेम्स पार्कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ उनको। उसी फिल्म के हीरो हैं क्रिश जी, उनको भी मैं वो धन्यवाद देता हूँ। उस फिल्म में मुझे हीरो के फादर का कैरेक्टर मिला और चूँकि मेरी एक एज हो रही थी 58 साल 59 साल, तो मुझे कोई हीरो तो बनाता नहीं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जैसे साउथ की फिल्मों में 60 साल का व्यक्ति भी हीरो दिखाते हैं। तो उस फिल्म में फिल्म का नाम है अनाड़ी ऑटो वाला, उसमें मैंने हीरो के फादर का कैरेक्टर किया, लेकिन शुरू के दो सीन जो हैं उसमें मैं खुद हीरो हूँ। और अब आप उस फिल्म को कभी भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, हीरो जो है बिल्कुल साउथ का हीरो है। जी। जब देश की सेवा कर रहे थे आर्मी में, तो तब आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपको नहीं, अब ये करने के बाद जो आप सर्विस कर रहे थे उसके बाद भी आपको कब ऐसा लगा कि एक्टिंग में अब जाना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए? भाई देखिए, एक्टिंग जो है वो तो पैदाइशी ईश्वर देता है, ठीक है। तो मैं जब 3-3.5 साल का था, 4 साल का था, तभी से मैं तोतली भाषा में अपने परिवार से बोलता था कि मुझे फिल्मों में जाना है और मुझे हीरो बनना है, हीरो बनना है, हीरो बनना है, हमेशा ये बोलता था। और वो आज के युवाओं के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो 4 साल का ड्रीम था, जो 3 से 4 साल की उम्र का ड्रीम था, वो ड्रीम मैंने 60 साल में आके पूरा किया। तो आज के जो नई यूथ है, जनरेशन है, यंग पीढ़ी है, उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने सपनों को कभी मरने मत दें। मैंने करीब 38 साल नौकरी किया। 38 साल नौकरी करने के बाद से मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया और सफल हुआ। तो दोस्तों, जो नए लड़के हैं, नए युवा हैं हमारे, उनके पास तो अभी चने भी हैं, दांत भी हैं। आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे होंगे, चने भी हैं, दांत भी हैं। तो आप मेहनत करिए और अपने सपनों को कभी भी आप पूरा कर सकते हैं, पूरी मेहनत कीजिए। जिस तरीके से जो युवा हैं आजकल वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि एक किस फील्ड में वो जाना है, और एक आप
60 साल की एज में जब आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि मुझे ये चीज़ में जाना है, तो उसमें आपको कितना जो कठिनाई थी, या आपने ये डिसीजन बड़े ही आराम से ले लिया? बड़े आराम से ले लिया डिसीजन। तो मैंने देखिए, डिसीजन तो मैंने आर्मी में जाना था, बड़े आराम से लिया। मुझे हवाई जहाज़ से जंप करना था, मैंने वो डिसीजन लिया, मैंने किया। आप सोच सकते हैं हवाई जहाज़ से 49 जंप किए। और मुझे जादूगर बनना था तो मैं जादूगर बना वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम। मुझे गेम खेलना था, अच्छा एथलीट बनना था, एथलीट बना मैंने। मैं टाटा मोटर्स में मुझे जाना था, मैंने अपनी तैयारी की, टाटा में मैं गया, टेल्को जिसका नाम था पुराना। मुझे फिल्म में जाना था, फिल्म में गया, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ये विश्वास है कि मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, और जब कर्म करने निकलता हूँ तो मेरे शरीर में एक आग होती है। फिर युवाओं से कहूँगा, बेटा कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, बशर्ते शरीर में एक आग होनी चाहिए और दिखना चाहिए कि आपके शरीर में एक आग है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इरादे अगर अटल और पक्के हैं तो चट्टानों का सीना फाड़ के रास्ता बना लिया करते हैं, और हौसलों में अगर सही उड़ान है तो कागज़ की नाव से समंदर पार किया करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैं मिसाल के तौर पे बैठा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। तो किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है, बशर्ते एक शरीर में आग होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जी, तो जो आप इतनी सारी जो फिल्में की हैं, उसमें से आप एक डायलॉग अगर हमारे सामने बोलेंगे तो बहुत। हाँ बिल्कुल, मैं बोलूँगा आपको। एक फ़िल्म है मेरी खेसारी जी की, और उसमें मैंने मुखिया का कैरेक्टर अदा किया है। तो वहाँ पे जो है, शॉर्ट में बता दूँ थोड़ी सी स्टोरी, तो डायलॉग में अच्छा लगेगा। उस फिल्म में जो है, मेरा गांव जो है कुश्ती में 4 साल से हार रहा है, और खेसारी जी भी मेरे गांव के हैं। तो मैं प्लान करता हूं, चूँकि मुखिया हूं, कि मेरा गांव कैसे जीते। तो पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया है और सलाह ले रहा हूं कि भाई हम क्या करें कि जीत जाए कुश्ती। तो वहाँ एक डायलॉग है मेरे पास कि मैं बोलता हूँ, भाई लोग, आज कई बैठक रामपुर और सुल्तानपुर के बीच होए वाला दंगल के लिए बुलावल गइल बा। जैसा कि रउरा सब जानत तनी, पिछले 4 बरस से सुल्तानपुर के पहलवान रामपुर के पहलवान के पीठ में माटी लगा रहल बा। यही लिए रउआ सबे के बुलावल गइल बा। रउरा सबे अपन सलाह दें कि ए बरस सुल्तानपुर के पहलवान त्रिभुवन से अपने गांव से केकरा के लड़ावल जाऊं। ये बहुत बहुत बढ़िया आपने ये किया, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ सुनील दत्त जी, जो बॉलीवुड में भी फिल्में कर चुके हैं, और उसके बाद जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने जो पूरी तरीके से पैर स्थापित कर चुके हैं और पापा के नाम से मशहूर हैं। तो उनसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। फिर मैं एक बार अपनी मीडिया को और अपने दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। आप हैं तो हम लोग हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।